Well, Assalamu alaikum. I am Sayyid Muhammad Riazul Haq, and today we will also discuss about Viva preparation. How will you defend your Viva front of the panel, your MBA thesis as well. Yesterday we have talked about chapter number first and chapter number two, and then today we will talk about chapter number three, which is related to the research methodology. And it is very important chapter for you guys. यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो हैं वो अराइज होंगे, क्योंकि यही वो चैप्टर है जहाँ से आपने नॉलेज भी इसके बारे में पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है और अपने आप को तैयार भी करना बहुत ज़्यादा है। तो लेट मी शेयर द स्लाइड्स फर्स्ट एंड देन वी विल सी कि क्या हो सकते हैं इसमें सवालात या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं कि जो आप जो है उसको कन्वे करेंगे। तो थीसिस वाइवा प्रिपरेशन में द नेम ऑफ थर्ड चैप्टर, आपके थर्ड चैप्टर का नाम है रिसर्च मैथोडोलॉजी है। इट मीन्स कि ये बेसिकली जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, रिसर्च को अपने शुरू करते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले आपके जहन में होना चाहिए कि इस रिसर्च मैथोडोलॉजी है क्या। इसमें रिसर्च डिजाइन में आपके पूरा डिजाइन, जो कि एक साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, सैंड्रा ने बताया था। ये जो 5 चैप्टर आपके पास होते हैं, चैप्टर नंबर 1 टू इंट्रोडक्शन या लिटरेचर रिव्यू करना, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस के मुताबिक फिर रिजल्ट आना, उनको इंटरप्रेट करना और फिर जो है कंक्लूजन लाना, या या शुरुआत में ही हाइपोथेसिस डेवलप करके उस हाइपोथेसिस की इन्वेस्टिगेशन करना, और इस इन्वेस्टिगेशन में पूरा आप मैप डेवलप करते हैं, एंड देन यू after completion your research you are able to get the results क्या आए, और आया कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो जस्टिफाई हुआ या रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ। तो ये आपकी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो इसमें आती है। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, आप लोग ये बहुत सारी चीजें नोट कर लें, बहुत सारी चीजें स्लाइड्स में नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें आप सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे कि व्हाट इज द रिसर्च मैथोडोलॉजी यू अप्लाइड इन योर रिसर्च। तो ये एक सवाल हो। अमूमन आप अपना थर्ड चैप्टर लिखते हैं तो उसमें जो आपकी जो हेडिंग्स बनती है वो सिस्टमेटिक हेडिंग्स बनती है, यानी कि आप सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन सारा अप्रोच बताते हैं, कैसे करूँगा, क्या नहीं करूँगा। सर उसी रिसर्च डिज़ाइन की जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उसमें आप ये तयन करते हैं कि मेरी इंक्वायरी अप्रोच क्या है। जहन में होना चाहिए व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या है। बहुत सारी डेफिनेशन मिलेंगी, आपने किसी एक रिसर्चर की फाइंड आउट करना है, यानी कि जब आप डेफिनेशन भी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो आपने साइटेशन करनी है कि फला साहब ने बताया कि रिसर्च इज दिस टू टू इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टिंग वर्क ऑफ द प्रीवियस साइंटिस्ट। मुख्तलिफ है डेफिनेशन है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, तो आपने कोट करके अपने बात को जो आगे बढ़ानी है। फिर जब आपसे पूछा जाएगा कि कुछ बताएं इसके बारे में, रिसर्च के बारे में, तो रिसर्च की शुरुआत जो होती है वो प्योर रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च। सही। तो मेन डिवीजन जो है वो रिसर्च की प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में आती है। और रिसर्च फिलॉसफी पे आप जाएंगे, रिसर्च मेथड की फिलॉसफी पे जाएंगे, तो वो तो अलग है। एक स्टडी बहुत ज़्यादा करनी होगी आपको जिसमें एपिस्टेमोलॉजी, मैथडोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी, जिसके अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, उनको समझने के बाद फिर आपको अंदाज़ा होता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो किस ब्रांच से, एपिस्टेमोलॉजी है, क्रिएशन ऑफ द नॉलेज है, एंटोलॉजी है, ऑक्सियोलॉजी है, मेथोडोलॉजी है, किस में जाके शामिल होता है। मैं कंस्ट्रक्ट डेवलप कर रहा हूँ, क्या अप्रोच है, डिफरेंट फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ पॉजिटिविज्म है, फिलोसफी ऑफ इंटरप्रेटिज्म है। ठीक है, वहां से अरेंज होके फिर आप पहुंचते हैं नीचे, जहाँ पे आप ये तयन करते हैं कि प्योर रिसर्च है या अप्लाइड रिसर्च है। प्योर रिसर्च का मतलब है कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन अ थ्योरेटिकल रिसर्च, थ्योरेटिकल अप्रोच है। अप्लाइड रिसर्च में यू कैन इम्प्लीमेंट योर रिसर्च एज वेल। देन इसके बाद आपके पास जो है इंक्वायरी मोड्स हैं, क्वालिटेटिव अप्रोच है और क्वांटिटेटिव अप्रोच है। और क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच मिक्स मेथड है, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच दोनों शामिल होते हैं।
तो जब तक इस बात का तयन होगा कि वेदर माय रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च मेथड जो है वो मेरा क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, अगर क्वांटिटेटिव है तो उसका सैम्पलिंग तरीकेकार डिफरेंट होगा, सही है, डाटा कलेक्शन मेथड डिफरेंट होगा, स्टैटिकल टेस्ट जो आप यूज करेंगे वो मुख्तलिफ हो जाएंगे। याद रखिए, तो ये आपस में लिंक करते हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा गाइडलाइन करूंगा, ये आपने अपने काम में मैच भी करना है, अगर आगे पीछे हो तो उनको अलाइनमेंट कर ले, अलाइनमेंट के बाद जो है वो क्या कहते हैं ठीक कर ले उस चीज को। अलाइनमेंट के बाद जो है वो उस चीज़ों को आप ठीक कर ले कि आए कि इस अलाइनमेंट में बात चल रही है कि नहीं चल रही। सिमिलरली क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वालिटेटिव अप्रोच है क्या, व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये सवाल है, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च लिख लें, इसका जवाब तलाश करें। क्वालिटेटिव रिसर्च, व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, डाटा टाइप आपका कौन सा है, पॉपुलेशन क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है, ये आपस में जुड़ी हुई है, ये इनकी सीक्वेंस है, सही है। जब आपने मेथड आपको पता चल गया तो अब ये सारे टेक्निक्स उसी मेथड के लिहाज से होंगे, या क्वालिटेटिव के लिहाज से होंगे या क्वांटिटेटिव के लिहाज से होंगे। इट इज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द वर्क यू आर डूइंग, और आपके जो सुपरवाइजर ने आपको जो गाइडलाइन दी होगी उसके मुताबिक आप कर रहे हैं। डाटा प्राइमरी डाटा है तो सेकेंडरी डाटा है, ठीक है। डाटा आपका प्राइमरी डाटा तो ताल्लुक हो गया, फिर उसकी नौइयत क्या है, कंटिन्यूअस डाटा है या डिस्क्रीट डाटा है। अगर कंटिन्यूअस डाटा है तो फिर क्या करेंगे, और डिस्क्रीट डाटा है तो फिर क्या करेंगे, यानी कि स्टैटिकल टेस्ट की सिलेक्शन की अगर बात आ जाए, अगर स्टैटिकल टेस्ट की सिलेक्शन की बात आ जाए जिसमें हम चौथा चैप्टर आप लोग लिखते हैं जिसमें टेस्ट अप्लाई करते हैं एसपीएसएस में, तो अगर आपका डाटा जो है वो प्राइमरी टाइप ऑफ डाटा अगर उसके लिहाज से आप नोट करेंगे, वेदर इट इज कंटिन्यूअस डाटा 1 2 3 4 है, या आपका डाटा जो है वो क्या कहते हैं कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि इंटरवल है दूसरे अल्फाजों में कैटेगोरियल डाटा है, तो फिर क्या अप्रोच होगी, तो फिर हम आगे किस तरीके से जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका कंटिन्यूअस डाटा है तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, स्टैटिकल मेथड की बात करें वो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगी, तो इसको ऊपर भी मैं आऊंगा तो कुछ थोड़ा यहाँ बताकर कि ये स्टैटिकल टेस्ट को किस तरह अप्रोच करते हैं, फिर आप चेक करेंगे कि हमारे स्टैटिकल टेस्ट किस अप्रोच में आ रहे हैं, तो उसी लिहाज से आप लिखना शुरू। तो यहाँ पे जब आपकी बात हो गई रिसर्च डिजाइन में, आपने सबसे पहले तयन कर लिया कि मेरी क्वांटिटेटिव अप्रोच है या क्वालिटेटिव अप्रोच है, तो उसके बाद जब आप बात करेंगे वो है आपका पॉपुलेशन, आपकी रिसर्च की पॉपुलेशन क्या है, क्या पूरा पाकिस्तान, क्योंकि ये मैनेजमेंट साइंस की रिसर्च है और यहाँ पे जो स्टूडेंट मौजूद है वो उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है। तो ऑफ कोर्स दे विल टॉक अबाउट द मेरी पॉपुलेशन पाकिस्तान, तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक किस्म का आपका डाटा आपने जो है वो कलेक्ट करना है, लाखों में होना चाहिए। तो आप जिस तरीके से क्वांटिटेटिव में हम बात करते हैं, अगर किसी गोदाम में 100 200 300 400 बोरियां हैं, तो ऑल दिस बोरियां जो है वो पॉपुलेशन में शामिल होती है, उसमें से हम सैंपलिंग निकाल रहे होते हैं। अब वो सैंपलिंग कैसे करेंगे उसकी भी एक टेक्निक है, कौन सी टाइप की सैंपलिंग यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैनेजमेंट साइंस की रिसर्च जो आप लोग कर रहे हैं या थीसिस अपना राइट कर रहे हैं, तो उसमें आप ये करें कि भाई यू आर लिविंग इन कराची फॉर एग्जाम्पल, तो कराची में अगर आप फील्ड ऑफ रिसर्च को थोड़ा सा प्रिसाइज करें और ब्रीफली बताएं कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के हवाले से मेरा ये टॉपिक है, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के हवाले से है, या जो है वो क्या कहते हैं टेली कम्युनिकेशन के हवाले से है, ठीक है, एफएमसीजी कंपनीज हैं इंडस्ट्रीज के हवाले से, तो यहाँ पे आप अपने आप को स्पेसिफाई करिए, बैंकिंग सेक्टर्स में आप ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने पॉपुलेशन सेट करना पड़ेगा कौन सा। अगर आपने पॉपुलेशन सेट कर लिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या बैंकिंग इंडस्ट्रीज, या आपका जो टॉपिक वो ऐसा है सप्लाई चेन के लिहाज से आप लॉजिस्टिक कंपनीज जो हैं, टीएचएल है, टीसीएस है, बहुत सारी हैं, लेपर्ड है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, तो लॉजिस्टिक के हवाले से ये दूसरे अल्फाजों में सप्लाई चेन का काम जो हमारा एक तो ये है, दूसरा जो है सप्लाई चेन का बहुत बड़ा काम हम शिप में होता है, तो हम इसको कहते हैं ऑफ शोर कंपनीज हैं, तो वहां पे आपने आपको जो है आपने लिमिट किया।
एक जर्नल रिसर्च के तौर पे जा रहे हैं कि ऐसे डिपार्टमेंट्स के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं कि वो हर इंडस्ट्री से मौजूद होती हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए खास नहीं है, उनके रिक्रूटमेंट का तरीक़ेकार ऑफ कोर्स जो स्पेशलिटीज उनको चाहिए उनके लिए ऐसे होगा, तो वहाँ पे भी आप जो है वो अपने पॉपुलेशन को सेट कर सकते हैं। जब आपने पॉपुलेशन सेट कर लिया, यानी कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर आप डाटा कलेक्ट करने के लिए सैम्पलिंग कितने इंडस्ट्रीज में ले रहे हैं, तो वो सैम्पलिंग करेंगे कैसे, फिर सर्वे इंस्ट्रूमेंट कैसे तैयार करेंगे। तो ये आप जब पॉपुलेशन सेट कर लेंगे, बताएंगे कि मेरे पॉपुलेशन ये फील्ड है, देन यू विल कम बैक टूवर्ड्स व्हाट इज पॉपुलेशन का जवाब देंगे, तो फॉरन सेकंड सवाल आपके पास जो होगा वो है कि व्हाट इज द सैम्पलिंग टेक्निक यू यूज, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स आपने यूज की है। ठीक है, तो सैम्पलिंग टेक्निक्स भी आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अप्रोच के ही हवाले से होगा। क्वांटिटेटिव है तो उसकी सैम्पलिंग टेक्निक्स डिफरेंट हो जाएगी, सही है। तो क्वालिटेटिव है तो सैम्पलिंग टेक्निक डिफरेंट हो जाएगी। क्वांटिटेटिव है तो यहाँ पे फिर दो बातें आ जाएंगी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, उसके नीचे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद सैम्पलिंग की काइंड्स आएंगे। अगर प्रोबेबिलिटी है तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सही है। ये कुछ है और भी इसकी टाइप्स है। अगर नॉन प्रोबेबिलिटी है यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च पे आप चले जाएंगे, तो नॉन प्रोबेबिलिटी है तो वो फिर आपके पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, परपोजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ये वो नाम है टाइप से। उसमें आप सिलेक्ट करेंगे कि मैंने कौन सा यूज किया है। फिर आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, व्हाट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्वांटिटेटिव में हम क्लस्टर सैम्पलिंग भी यूज करते हैं, व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सही है, तो इनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, तो फिर आप जवाब देंगे। फिर आपने पता चला कि कुछ ऐसे सैम्पलिंग लिख दी है जो कि प्रोबेबिलिटी है, रिसर्च आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी है, तो वो फिर क्या होगा, एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएंगे। तो फिर इसका मतलब है कि आपका जहन नहीं बना हुआ, मैथोडोलॉजी के लिहाज से रिसर्च डिजाइन आपकी सही नहीं हुई। तो इस बात का आप लोगों ने जो है वो ख्याल रखना है। तो अब क्या है, वाइवा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, जो भी आपने लिखा है तो वो सिस्टमेटिक सही तरीके के मुताबिक हो, और जो लिखा है यू शुड नो अबाउट दिस, आप वो जानते हो कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है। ये सैम्पलिंग जिससे मिसाल दी, इसका नाम है, इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके मुताबिक मैंने अमल किया, क्योंकि मैंने रिसर्च कंडक्ट की है तो उसके मुताबिक अमल किया। तो ये सारी चीजें जो आपने की है ये पहले से ही हमें पता होना चाहिए, देन वी गो टुवर्ड्स डाटा कलेक्शन। तो अमूमन कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दबाजी में होते हैं, मुझे पता है कि रिसर्च में इतना ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, कुछ जल्दीबाजी में आगे पीछे से काम वाम लेके, तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे आपका ही लॉस होता है, क्योंकि आप वो नॉलेज गेन नहीं कर सकते, और फिर इंडस्ट्री में जाते हैं तो फिर आपका वर्क उस वर्क का नहीं होता, या फिर आपका अटैम्प्ट आप फेल हो जाएंगे, आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो 1 ईयर 2 ईयर फिर वैसे ज़ाया हो जाता है। तो शुरू से ही जो है वो आप इस चीज़ को, अपनी थ्योरी को डेवलप करके ज़हन में रखें। तो यही वजह है कि सबसे पहले आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ते हैं, देन सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद देन आपका जो है वो थीसिस ऑफर होता है। सो तो बात ये समझ में आ गई कि सबसे पहले क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होती है, इनकी अप्रोच समझने। अगर क्वांटिटेटिव है तो फिर इसका पॉपुलेशन का तरीकेकार क्या है, पॉपुलेशन को समझा, पॉपुलेशन का तरीका, फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स को, काइंड्स को समझ के फिर आपने जो अप्लाई किए वो आपने लिखना भी है काइंड्स, तो उसी की हेडिंग बनेगी। सैम्पलिंग लिख लिया तो फिर हाउ विल यू सैंपल, सैम्पलिंग टेक्निक्स तो मैं यूज करूंगा। बाज़ औक़ात हम जो है वो सर्वे इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। अगर सर्वे रिसर्च है हमारा, तो रिसर्च की मुख्तलिफ काइंड्स आपसे पूछी जा सकती है कि एक्शन रिसर्च है क्या, ये आपका एक्शन एक्शन रिसर्च है क्या, ये आपका जो टॉपिक है वो एवोल्यूशन रिसर्च है। व्हाट इज एवोल्यूशन रिसर्च, एवोल्यूशन रिसर्च में ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक रिसर्च कंडक्ट हो चुकी है, या एक फैक्ट्री में कोई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, उसको आप एवोल्यूट कर रहे हैं, तजिया कर रहे हैं। जिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमारा जो है एक प्रोसेस होता है, इस टाइप ऑफ मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसके रिजल्ट कितने हमारे मफरूज़ हाइपोथेसिस के मुताबिक है, तो एवोल्यूशन के तौर पे आप काम कर रहे हैं। जो आपका टॉपिक आएगा वो एवोल्यूशन है, वो क्या है,
उसकी नोयत को समझना है। एक्शन रिसर्च है प्योर, ये तो बड़ी काइंड्स तो वो हो गई प्योर और अप्लाइड, तो वो बड़ी काइंड्स हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है फिर अप्रोच को देखने की क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है। तो यहाँ पे जाने के बाद ये सवालात उठेंगे, तो इसको आपने तैयार करना, इसको नोट डाउन कर लिया। डाटा टाइप वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि डाटा टाइप क्या हो, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। बात बात छोटी मामूली सी चीज जो है, फर्स्ट एंड डाटा, सेकेंड एंड डाटा, सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा को कैसे डील करते हैं, सेकेंडरी डाटा को कैसे डील करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से सैम्पलिंग टेक्निक तक हम पहुंच गए। फिर आप सर्वे इंस्ट्रूमेंट डेवलप आपने कैसे किया, इन सब बातों से पहले आपको बताना है कि आप कौन सी थ्योरी फॉलो कर रहे हैं। अपनी एक थ्योरी सिलेक्ट करेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की कौन सी थ्योरी पे आप काम कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पे काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अप्रोच पे, क्वांटिटेटिव अप्रोच पे कौन सा अप्रोच आपका चल रहा है। ये इन सबसे ऊपर की बात है। डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशनल है, एक्सप्लेनेटरी है, सही है। ये बात भी आपने जहन में रखी। फिर इसके सब कैटेगरीज में फिर आपने आना है, क्योंकि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये इंक्वायरी मोड है, रिसर्च टाइप प्योर अप्लाइड है, सही है। आपको ये इस तरीके से आपको बात करना है। तो ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपकी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव है या नॉन डिस्क्रिप्टिव है, आपको बताना चाहिए। ये भी पूछ सकते हैं कि अगर ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, डिडक्टिव है या इंडक्टिव है, सही है। डिडक्टिव अप्रोच है या इंडक्टिव अप्रोच है, व्हाट इज द डिडक्टिव अप्रोच, व्हाट इज इंडक्टिव अप्रोच। ये प्रपोजल वालों के लिए भी सवाल होता है, और यही जो है वो क्या कहते हैं डिफेंस वालों के लिए भी जो है वो सवाल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पैनल के लिए जो होता है वो ये रिसर्च मैथोडोलॉजी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, जो पीछे से जब आप सारा काम करके आ जाते हैं। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी कि सर्वे इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट वो टूल्स, मिसाल के तौर पर जो इस्तेमाल करके आप डाटा कलेक्ट करेंगे, सही। अमूमन हमने देखा कि क्वेश्चनियर्स डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि सर्वे इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्वेश्चनियर, तो उसकी टाइप्स कौन सी है वो लिखना है। क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड है, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, ये टर्मिनोलॉजी आपको पूछी जाएंगी। फिर आपने डेवलप कैसे किया, साथ साथ आपने ये भी बताना है कि फला रिसर्चर, जो मेरे पेस पेपर में मैंने स्टडी किया, तो फला साइंटिस्ट ने ये सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज किया, तो देयर फॉर आई एम यूजिंग दिस। अब डेवलप नया सर्वे इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना, तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम आपकी रिसर्च है, तो इतना आपके सुपरवाइजर नहीं कहेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ द सर्वे इंस्ट्रूमेंट अलग चीज, डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल, किसी हम बने बनाए मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उस मॉडल का हवाला, रेफरेंस, साइटेशन आपने जो है वो देखी होती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, हर सैम्पलिंग टेक्निक्स उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो देयरफॉर आई एम यूजिंग दिस। और कैसे यूजिंग दिस, कि कि ये जो रिसर्च में कर रहा हूँ, चाहे वो एचआर का टॉपिक है, आपका मार्केटिंग का है, फाइनेंस का है, किसी भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है, तो फला रिसर्चर ने 2019 में ये टेक्निक यूज किया था, इस वेरिएबल या इस इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान ये टेक्निक यूज कर किया था, तो देयरफॉर आई एम फॉलोइंग दिस। वो साइटेशन, इंटेक्स साइटेशन, फिर उसका कंप्लीट रेफरेंस बुक वगैरह, पब्लिशर का नाम, जर्नल का नाम, आउट टेक्स्ट रेफरेंसेस आप डालते हैं तो वो देंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन में भी बात करेंगे। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जो आपकी बनेगी थर्ड चैप्टर के हवाले से, रिसर्च मैथोडोलॉजी के हवाले से, छोटे छोटे बॉक्सेस में आप बताएंगे कौन कौन सा है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, पहले रिसर्च मैथोडोलॉजी बता देंगे, तीसरा प्राइमरी, एक्सप्लोरेटरी, क्वांटिटेटिव रिसर्च, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, ये एक्सप्लेनेटरी है। तो यही बातों को जोड़ के आप पैराग्राफ बनाएंगे। फिर पॉपुलेशन कितनी है, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सा यूज किया, सैंपल साइज कितना रखा, ठीक है। तो फाइनेंस में या क्वांटिटेटिव में सैंपल साइज निकालने के भी तरीके, सैंपल साइज कितना होना चाहिए, कितना रखा। फिर सर्वे इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया, सर्वे इंस्ट्रूमेंट डेवलप कैसे किया। अमूमन मैंने देखा है कि आप लोग जो है वो क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड सर्वे इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चनियर डेवलप कर रहे हैं, और उससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और वहां पे आप एक टेक्निक यूज कर रहे हैं कोडिंग की,
जो कि लाइकेट स्केल्स कहलाता है। लिकट्स लाइकट्स भी कहते हैं, लाइकट्स स्केल 5 पॉइंट या 7 पॉइंट स्केल जिसकी आप रेटिंग करते हैं, यानी लोगों से राय लेते हैं अपने वेरिएबल्स के बारे में और उन राय को रेटिंग कर रहे हैं 1 to 5 स्केल में। 1 को आप स्ट्रांगली डिसअग्री कह रहे हैं और इस तरीके से इसको रैंकिंग दे रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली ये ऑर्डिनल स्केल कहलाता है। तो स्केलिंग कौन सी है, मेजरमेंट स्केल कौन सा है? मेजरमेंट स्केल ये भी एक हेडिंग आपकी शामिल होनी चाहिए सैम्पलिंग के सर्वे इंस्ट्रूमेंट के बाद जो है। सर्वे इंस्ट्रूमेंट आपने बता दिया है कि द सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज इन दिस स्टडी। पहले तो हवाला दिया कि इन साहब ने जो इस्तेमाल किया तो वो यूज कर रहा हूँ, विच इज बेसिकली क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ लेकर्ड स्केल, लिकट मेजरमेंट स्केल, ठीक है। 5 पॉइंट या 7 पॉइंट लिकट स्केल, उसकी स्केलिंग की डिटेल भी बता दे और ये सारा आपने बताया। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज मेजरमेंट स्केल यूज किया, लिकट स्केल तो आपका क्या है, ऑर्डिनल स्केल है। 4 किस्म के स्केल्स आपके पास हैं। आपने एसपीएसएस में इन्वॉल्व करते हुए, असिस्ट करते हुए, एनालाइज करते हुए देखा होगा कि रेशियो स्केल है, इंटरवल स्केल है, सही सही। और इसी तरीके से आपके पास जो है वो ऑर्डिनल स्केल है। तो यहाँ पे आपने जो है वो और नॉमिनल स्केल है। नॉमिनल जिसमें नाम आता है, जो अक्सर हम डेमोग्राफिक या क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज कर रहे होते हैं। नॉमिनल स्केल जेंडर है, जैसे मेल फीमेल, नॉमिनल है नाम जिस तरीके से। अगर आप रैंकिंग के हवाले से रिसर्च कर रहे हैं तो वो अलग चीज हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आपने मेरे जहन में आपको माइंड बनाया है कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो उठ सकते हैं और इन्हीं को ही लेके जो है वो आपने अपना वाइवा की शीट या जहन में तैयार करना है, क्योंकि सारा काम आपने लिख लिया, अगर सिस्टमेटिक अच्छे तरीके से लिखा है 1 by 1 तभी हो जाए। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने रिसर्च डिजाइन की ये सब हेडिंग्स आ गई सारी, के कौन सी रिसर्च अप्रोच है, क्वांटिटेटिव है, पॉपुलेशन क्या थी, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज की, फिर सैम्पलिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया, सर्वे इंस्ट्रूमेंट के डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में बताया। फिर सैंपल साइज के ऊपर आप आ जाएंगे, सैंपल साइज कितना कितना सैंपल साइज आपने रखा। तो आपसे पूछा जाएगा कि यू आर, किसी ने लिख दिया कि मैं पूरे जो मेरा पॉपुलेशन है पूरा पाकिस्तान में जितने भी इंडस्ट्री है पूरे कराची में, तो सवाल होगा कि भाई देयर आर thousands of industries in Karachi, whether they are belongs to the pharmaceutical industry, textile industry. Okay, we have about 5 industrial areas साइड करूंगी, सही। इसी तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्री 5 जोन है हमारे पास इंडस्ट्री के कराची में ये सिर्फ। तो फिर आपसे पूछा जाएगा क्या ये इतनी काफ़ी है। आपने फिर आपने रिसर्च के जो डाटा कलेक्शन मेथड में ये भी बताना है कि आपने डाटा कलेक्शन किया किस तरह, सर्वे इंस्ट्रूमेंट तो यूज किया। अब सर्वे इंस्ट्रूमेंट को में लोगों के रिस्पॉन्स आप रिसर्च रिस्पोंडेंट्स जिसको हम कहते हैं रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स क्या कौन थे आपके, ये सवाल हो सकता है आपसे। रिसर्च पार्टिसिपेंट्स कौन थे, ये क्वेश्चन हो सकता है। रिस्पोंडेंट्स कौन थे, तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती है कि रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को एनालाइज किया था आपने डाटा कलेक्शन के वक्त, अगर आप क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। तो मेरे टॉपिक, मेरे स्पेशलाइजेशन में वो मेरे रिसर्च रिस्पोंडेंट्स या रिसर्च पार्टिसिपेंट्स या जो आपके क्वेश्चन फिल करेंगे वो होने चाहिए जो कि इस फील्ड से रिलेटेड उस डिपार्टमेंट उनका हो, तो वो मैनेजर लेवल के हो, ताकि उनकी जो राय आ रही है जिसमें आप अग्री डिसअग्री के जो बात ले रहे हैं बेसिकली वो मोतबर हो, दे विल आस्क यू अबाउट कि कितने ज्यादा, देन यू कैन से दैट मेरा डाटा रिलायबल है। जब हम डाटा की रिलायबिलिटी चेक करेंगे, उसके एनालाइज करेंगे। डाटा प्रिपरेशन एक वर्क है, तो डाटा प्रिपरेशन कैसे की, जब आप सर्वे स्टूडेंट बनाया, कलेक्शन की। अब ये जो वो कलेक्शन का तरीका वही है सैम्पलिंग का तरीका, कन्वीनियंस सैम्पलिंग की, स्नोबॉल की या स्ट्रेटिफाइड की या आपने सिस्टमेटिक की, क्लस्टर की, सही है, परपोजिव की, सही है। फिर आप रिसोर्सेज भी बता सकते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन सर्कुलेट किया, लॉकडाउन की सिचुएशन थी, आपने ऑनलाइन गूगल फॉर्म बना के अगर इस तरह हासिल किया तो उसको आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया से या खुद भी प्रिंट आउट करके आपने विजिट किया है। और उसमें हम ये भी बताते हैं कि आपने एथिकल कंसिडरेशन जो है वो क्या क्या आपने एथिकल कंसिडरेशन की अपने, यानी कि जब एथिकल कंसिडरेशन में ये बात भी होती है अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स, किसी इंडस्ट्री में आप
गए हैं सर्वे करने के लिए, वहाँ के लोगों से डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ से परमिशन लिया आपने लेटर, थ्रू लेटर, या उसके बाद जो है आपने प्राइवेसी का ख्याल रखा रिस्पॉन्डेंट्स के। बहुत सारे रिसर्च ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर एचआर के, ह्यूमन रिसोर्स के, या बिहेवियर साइंस के, या बहुत से लोग जो है अपना नाम नहीं बताना चाहते, इश्यूज होते हैं ड्यू टू द कॉन्फिडेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री, या हैरासमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो दे आर, तो प्राइवेसी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एथिकल कंसिडरेशन आपने की नहीं की, वो भी आप। तो स्टूडेंट्स भी अभी जो है वो आ रहे हैं, तो बहरहाल यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया। तो सैम्पलिंग टेक्निक हो गई, आपने रिसोर्सेज बता दिए। अब आप जो है वो थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं, और देन मिसाल के तौर पर ये स्लाइड जो आपके सामने आई है वो क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग के हवाले से या क्वालिटेटिव सैम्पलिंग टेक्निक्स के हवाले से। तो यहाँ पे सवाल होगा वो, इज इट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो अगर अप्रोच क्वांटिटेटिव है तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो फिर कौन सा टेक्निक आपने यूज किया है? क्लस्टर सैम्पलिंग यूज की है, स्ट्रेटिफाइड की है, सिस्टमेटिक की है, सैम्पलिंग की है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। आप कहेंगे नहीं, मेरी तो सैम्पलिंग टेक्निक नॉन प्रोबेबिलिटी है। और अगर आपका टॉपिक क्वांटिटेटिव से रिलेटेड हो तो फिर ये तजाद पैदा हो जाएगा, डेट इज डिफिकल्ट। तो फिर आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे कि आपने तो मैथोडोलॉजी नहीं पता, आपने रिसर्च कंटेक्ट कैसे कर ली। सब आप यहीं पे फंसे हुए हैं, तो आपने कैसे डाटा कलेक्ट कर लिया? आपने लिखा सही नहीं, क्योंकि आप वही लिखते हैं जो आप कर रहे हैं। तो उसके पीछे बेस आपकी मजबूत थ्योरी होनी चाहिए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में परपोजिव सैम्पलिंग यूज किया है। परपोजिव सैम्पलिंग में ये होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं क्वेश्चन फिल करवा रहा हूँ एक साहब के पास किया, तो फिर उन्होंने आगे मजीद जो है वो प्रपोज कर दिया किसी दूसरे का हवाले से कि आप इनके पास भी चले। तो एक ही तरीका कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आपने सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, किसी हॉल में गए, किसी इंडस्ट्री में गए, ऑफिसर्स बैठे हैं, सबके सामने टेबल पे आपने क्वेश्चन रख दिया, आपने फिल करके या टिक लगा के, आप ये भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, ईमेल के थ्रू आपने सेंड कर दिया, जो कन्वीनियंस है। कोटा सैम्पलिंग भी है इसी तरीके से, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी इसी तरीके से होती है। तो ये इनकी डेफिनेशन क्या है, क्या होते हैं ये, और मैंने कैसे किया, तो फिर रिलेट करके निकाले कि भाई ये इन सब में से कौन सी सैम्पलिंग में आपने किया, वही आप लिखेंगे, उसी का आप जवाब देंगे। तो इनकी डेफिनेशंस क्या होती है ये आपको एज अ वाइवा के तौर पे पता होना चाहिए। डेट इज इम्पोर्टेंट कि ये वाइवा के तौर पे आपको मालूम होना चाहिए इनकी डेफिनेशन क्या है। प्रपोजल में जब लोग होते हैं तो उनको आइडिया ही नहीं होता, और तो उसी वक्त आपने जब प्रपोजल लिख रहे होते हैं तो उसी वक्त आपको ये सारे अप्रोच पता होने चाहिए कि मेरी रिसर्च ये है तो ये तरीकेकार होगा, मैं इस पे ये यूज करूंगा। तो प्रपोजल लिखते हुए आई विल, माय अप्रोच विल बी क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग अप्रोच, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, आई विल यूज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, या समटाइम्स आई विल यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आप कोई दो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बेहतर लगे क्लस्टर सैम्पलिंग, आई विल यूज क्लस्टर सैम्पलिंग। तो प्रपोजल में सारी बात होती है, तो फिर बाद में जो है वो आप काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी बात, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज करूंगा, तो आपने प्रपोजल ही में एक बता देते हैं ये सारी चीज़। तो सेकंड जो है वो हमारे पास सिंपल, दोनों की हमने कैटेगराइज कर ली यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो है बेसिकली जो है यहाँ पे हमारा अब इसके बाद हम थर्ड चैप्टर में आपने एक और हेडिंग लगाई होगी, स्टैटिकल टेस्ट। सिलेक्शन ऑफ द स्टैटिकल टेस्ट कैसे किया, कैसे करेंगे आप स्टैटिकल टेस्ट सिलेक्शन? बहुत सही जवाब दे देंगे कि क्योंकि बेस पेपर में उन्होंने भी ऐसा काम किया, मैंने उसको फॉलो किया। तो बेस पेपर में जो रिसर्चर प्रीवियस रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू किया था, उन्होंने ये मेथोडोलॉजी यूज की, तो आई एम यूजिंग दिस मेथोडोलॉजी। ये भी एक जवाब होगा। अब ये पैनल के ऊपर है कि वेदर दे विल अग्री और नॉट, वैसे ये जस्टिफाइड है। तो फिर उनकी उसकी पूरी ए टू जेड आपको पता होना चाहिए, अप्रोच क्या थी, क्या उसकी भी क्वांटिटेटिव अप्रोच थी या क्वालिटेटिव अप्रोच थी। पता चला कि उसकी क्वालिटेटिव अप्रोच थी, आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच है, आपने मेथोडोलॉजी वो कॉपी कर दिया, साइड भी कर दिया कि उन्होंने यूज किया, लेकिन फिर बाद में पता चलेगा कि भाई वो तो उसके लिए थी। ये आपका डाटा बताता है कि आपका डाटा क्या है। डाटा क्या है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सुनने की है, इसको नोट डाउन करने की है कि आपका डाटा की नोयत क्या है। जैसे मैंने पहले बताया कि डाटा आपका कंटिन्यूअस है
या डिस्क्रीट है या कैटेगोरिकल है। कैटेगोरिकल में तो रैंकिंग हिसाब होती है, कैटेगरीज में है। अगर आपका डाटा जो है वो बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करके थोड़ा सा लिख दूँ तो ये आसानी हो जाएगी कि सिलेक्शन ऑफ स्टैटिकल टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सवालात होंगे। स्टैटिस्टिकल टेस्ट ये आपने कैसे किया, सिलेक्शन ऑफ स्टैटिकल टेस्ट कैसे किया, ये आप पहचानेंगे अपने डाटा से। सही है। तो whether your data is continuous या डिस्क्रीट है या कैटेगोरिकल, अब ये पता होना चाहिए आपको कि इनमें फर्क क्या है। ये दिस इज योर वर्क, ये फाइंड आउट आपने करना है। सही। अगर डाटा आपका जो है वो बेसिकली कॉन्टिन्यूस है, देन क्या इस पे जो है मामला हो सकते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस है तो क्या होंगे, डिस्क्रीट है तो क्या होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता करना है। अच्छा, मुझे आप लोग मौजूद है, आर यू लिस्निंग मी वेल, आप लोग मुझे सही से सुन रहे हैं? So anybody can raise the hand and tell me that you are listening me and watching this sharing slide, और आवाज क्लियर है मेरी, और स्लाइड भी आप लोग सही शेयरिंग हो रही है, आप लोग देख रहे हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हैंड डाउन कर सकते हैं, मैं पहचान गया। तो मैं यहाँ पे स्लाइड्स पे में से ज्यादा जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है, वो मेरी बातों को नोट डाउन कर ले, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। एक नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और अगर आप इसको कैप्चर कर लेते हैं, उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं, और एक लिस्ट बनाकर उन सब सवालात अपने नोट्स बना लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू डिफेंड योर थीसिस, योर डिसर्टेशन। क्योंकि मैं जानता हूँ कि एमबीए लेवल में इतना हाई क्लास रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्रोच, उसकी फिलोसफी नहीं, लेकिन जितनी मैंने बातें बताई अगर उसको भी आप कैप्चर कर लेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल वे, बहुत ही नॉर्मल स्टेप की बातें हैं, नॉर्मल स्टेज लेवल है, कोई हाई फाई लेवल नहीं है। क्योंकि इतना ही मैंने देखा है कि अक्सर लोग यहाँ तक ही जाते हैं, कर तो लेते बहुत सारी चीज़ें लेकिन पता नहीं होता। तो जेन्युइन काम करें, सीख के करें हमेशा। तो उसमें ये होगा कि कॉन्फिडेंट, अगर लर्निंग होगी तो कॉन्फिडेंट होगा अपने ऊपर। जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होगा तो यू कैन डिफेंड इजिली, जस्टिफाई करेंगे, हर चीज का सबूत देंगे, एविडेंस देंगे। एविडेंस इन द सेंस कि मैंने, इन साइंटिस्ट ने ये किया, इसके मुताबिक मैं इसको फॉलो करूँ। तो अपनी एक थ्योरी आपने सबसे पहले जो है वो लानी होती है कि बेसिकली आप किस थ्योरी पे काम कर रहे हैं। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में ग्राउंडेड थ्योरी है अमूमन यूज कर रहे होते हैं, केस स्टडी बेस है यूज कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आपने थ्योरी तलाश करने की, मेरा काम किस